देखिए, तो कुछ और टेक्निकल बातें हैं, जैसे 2-3 थ्योरी हम बात किए थे ना, तो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ और टर्म यूज करते हैं। नॉर्मली जितना भी ऑर्गेनिक एसिड्स होता है, ठीक है, कहता है कि ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वे हमारे क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। अब एसिड के लिए कल हम बात कर दिए थे कि आर्हेनियस के अनुसार वाटर में H+ आयन देगा, ब्रॉन्स्टेन लॉरी के अनुसार वाटर में H+ आयन देगा, लुईस के अनुसार जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो लुईस एसिड है। तो एसिड का बात हम लोग बात कर लिए थे, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड भी बात किए थे, लेकिन इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं किस टर्म में, ये हमको देखना है। तो ये हमारा एक मान लीजिए वीक एसिड है Ha, और ये डिसोसिएट होता है, तो वीक एसिड कहते हैं जो पार्शियल डिसोसिएट होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीट डिसोसिएट होता है और वीक एसिड पार्शियली डिसोसिएट होता है, यानी कुछ भाग डिसोसिएट होता है और कुछ भाग डिसोसिएट नहीं होता है। तो जब इसको वाटर में हम डालते हैं तो डिसोसिएट होता है, ये हो गया H+ और A-। तो चूंकि यह H+ आयन दे रहा है इसीलिए यह क्या है? एसिड है। अब अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये हम लिखते हैं K। तो K बराबर होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। क्योंकि यहाँ एसिड का डिसोसिएशन हो रहा है तो इस K को हम लोग लिखते हैं Ka, और ये लिखते हैं H+ और ये लिखते हैं A-/HA। अब यहाँ Ka को हम कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ठीक है, ये हो गया Ka। ठीक है, और इसको अगर पोटेंस के टर्म में लिखते हैं तो ये होता है pKa बराबर -log Ka। तो आपको दोनों के टर्म में क्वेश्चन आएगा, एक तो Ka के टर्म में आएगा और pKa के टर्म में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो हम बताए थे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसे H+ आयन देने की टेंडेंसी अधिक होगी। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, डिसोसिएशन ज़्यादा होगा तो H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? ज़्यादा। देखिए, वीक एसिड में ही तो हमको कंपेयर करना है, सभी के सभी ऑर्गेनिक एसिड तो वीक हैं, लेकिन उसमें भी कंपेयर करना है किसकी एसिडिटी ज़्यादा है और किसकी एसिडिटी कम है। तो अब केवल कहने से नहीं होगा कि इसका एसिडिटी ज़्यादा है और इसका एसिडिटी कम है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू के टर्म में हमको बताना पड़ता है कि किसका एसिडिटी ज़्यादा है और किसका एसिडिटी कम है। तो जब भी कोई एसिड को डिसोसिएट करते हैं तो डिसोसिएट होता है H+ और A-। तो यहाँ हम लोग चूँकि रिवर्सेबल साइन है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K लिखते हैं, और K बराबर होता है प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट अब बटा रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन। अब यहाँ K की जगह हम लिखते हैं Ka, और Ka को कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो चूंकि Ka का वैल्यू जो आता है नॉर्मली 10⁻³ 10⁻⁴ -5 इस टर्म में आता है, तो उसको हम लोग यहाँ pKa के टर्म में लिखते हैं, तो pKa बराबर -log K। तो अब मान लीजिए कि न्यूमेरिकल वैल्यू में इसको हम लोग देखते हैं, तब इसके आधार पर क्या है कि अगर हम लोग बात करते हैं कि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो कल लिखाए थे ग्रेटर टेंडेंसी टू डोनेट H+ आयन, यानी H+ आयन ज़्यादा देगा, यानी H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? ज़्यादा। तो अगर यहाँ H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो Ka का वैल्यू भी क्या होगा? ज़्यादा। यानी अगर किसी एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट का मान ज़्यादा है तो वह स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट का मान कम है तो वह वीक एसिड है।
ठीक है। अच्छा ये देखिए, जिसका K का मान ज़्यादा होगा क्योंकि निगेटिव है तो उसका pKa का मान क्या होगा, कम। यानी जिस एसिड का pKa का मान कम होगा, जिस एसिड का pKa का मान कम होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हम लोग यहाँ बात करें कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या क्या बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, तो इसको सीधे लिखेंगे ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। और कंसंट्रेशन ज़्यादा है H+ आयन का तो K का वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तब हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हायर वैल्यू ऑफ Ka। अगर कोई एसिड ज़्यादा है तो उसका डिस्सन कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा। या तीसरा हम इसको क्या कहेंगे, अगर K का वैल्यू ज़्यादा है तो उसका pK का वैल्यू कम होगा। तो लोअर वैल्यू ऑफ pK का वैल्यू क्या होगा, लो। यानी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, या उसके डिस्सन कांस्टेंट का वैल्यू ज़्यादा होगा, या उसका pKa का वैल्यू कम होगा। तो अब मान लीजिए क्या कहेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड हैज हायर K वैल्यू। तो हमको अपने केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम लोग लॉजिक पढ़ रहे हैं उस लॉजिक के आधार पर डिसाइड करेंगे कि चार में से किसकी एसिडिटी ज़्यादा है। जो लॉजिक हम पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हम पढ़ेंगे, तो उस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि किसका एसिडिटी ज़्यादा है। और जिसका एसिडिटी ज़्यादा होगा उसका K का वैल्यू ज़्यादा होगा। यानी कोई चार ऑब्जेक्ट कंपाउंड दिया रहेगा और उसमें हमको डायरेक्ट पूछेगा किसका K का मान ज़्यादा है, तो कैसे निकालेंगे। तो जो हम लोग कल इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का चर्चा कर रहे थे उसको अप्लाई करके हम चेक करेंगे किसकी एसिडिटी ज़्यादा है। तो जिसकी एसिडिटी ज़्यादा है उसका K का वैल्यू, या यह कह दे कि इसका pK का वैल्यू कम है। तो pK का वैल्यू कम है मतलब तभी वह स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर मान ली इसके रिवर्स में अगर वह कह दे वीक एसिड, क्या कहे, वीक एसिड, तो वीक एसिड कहेगा तो इसमें वीक एसिड के केस में क्या होगा कि लोअर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। ठीक है। दूसरा हम कह सकते हैं जब यह लोअर हो गया तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगा, लोअर। तो लोअर वैल्यू ऑफ Ka। तीसरा हम कह सकते हैं कि अगर K का वैल्यू लोअर हो जाएगा तो pK का वैल्यू हायर हो जाएगा। तो हायर वैल्यू ऑफ pKa। अब देखो यही बात तो हमको समझना है। अब मान ली क्वेश्चन में दे दिया कि विच वन ऑफ द एसिड हैज हायर वैल्यू ऑफ pK। हमको पता ही नहीं कि pK का वैल्यू हायर होगा, तो इसका मतलब क्या है, pK का वैल्यू हायर है मतलब क्या है, वह वीक एसिड है। ये हमको समझेंगे तब हम सवाल बना सकते हैं। तो यह टर्म हमको समझ में आना चाहिए। बात समझ में आए तो इसको नोट कर लीजिए। उसी तरह से जितने भी ऑर्गेनिक बेस होते हैं तो जनरली ऑल ऑर्गेनिक बेस आर वीक बेस। तो लिख लीजिएगा, जनरली ऑल ऑर्गेनिक बेस आर वीक बेस। जनरली ऑल ऑर्गेनिक बेस आर वीक बेस। ठीक है। अब मान लीजिए कोई बेस है BOH, हम एक आर्हेनियस प्रिंसिपल पर बात कर रहे हैं, लेकिन वो आपको ब्रॉन्स्टेन लॉरी पे भी अप्लाई हो सकता है, वो आपको लुईस पर भी अप्लाई हो सकता है। तो ये हमारा अगर वाटर में हम डालेंगे
तो ये हो जाएगा B प्लस OH। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K और यहाँ लिखते हैं B, और वहाँ लिख रहे थे A, तो उसको पढ़ रहे थे डिस्सन कांस्टेंट ऑफ एसिड, इसको पढ़ेंगे डिस्सन कांस्टेंट ऑफ बेस। तब ये हो जाएगा अब यहाँ जो Kb है इसको कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ठीक है, अगर हम इसका pKb लिखें तो pKb बराबर माइनस log Kb। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, तो अब यहां कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस मतलब OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, यानी हायर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस, यानी ज्यादा OH माइनस आयन दे रहा है। दूसरा हम कह सकते हैं अगर OH माइनस ज़्यादा है तो Kb का वैल्यू भी, तो यह हम कहेंगे हायर वैल्यू ऑफ Kb। या तीसरा हम कह सकते हैं कि Kb का मान ज़्यादा है तो pKb का मान कम है, तो अगर हम कह सकते हैं इसको लोअर वैल्यू ऑफ pKb। मैंने हमसे पूछ देगा कि निम्नलिखित फॉलोइंग जो बेस है उसमें pKb का मान किसका कम है, तो हमको अपने नॉलेज से पता करना होगा जो पढ़ेंगे कि किसकी बेसिसिटी क्या है, कम है, सॉरी किसकी बेसिसिटी ज़्यादा है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसका pK का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर हम बात करें वीक बेस, तो अगर वीक बेस बात करेंगे, अब देखो इसमें ऐसा न मत समझना केवल हम तो आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट पर बता रहे हैं, इसके जगह पर हम कह सकते हैं ब्रॉन्स्टन के हिसाब से जो H प्लस डोनेट करता है, ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस है, तो जो H प्लस आयन ज़्यादा एक्सेप्ट करता है वो भी स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर हम बात करें लुईस के हिसाब से, तो लुईस के हिसाब से हम लोग क्या देखे थे, जो ग्रेटर टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो जिसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा वह स्ट्रॉन्ग बेस होगा। लेकिन Kb और pKb वहीं रहेगा। ठीक है, उसी तरह से यहां पर कहेंगे लोअर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस, दूसरा हम कह देंगे लोअर वैल्यू ऑफ pKb, और तीसरा कह देंगे हायर वैल्यू ऑफ, सॉरी यहाँ लोअर वैल्यू ऑफ Kb, और यहाँ पर कहेंगे हायर वैल्यू ऑफ pKb। pKb का वैल्यू क्या होगा, हायर, जो स्ट्रॉन्ग वीक बेस होगा उसका pKb का मान ज़्यादा, और जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसका pKb का मान कम। ठीक है, कभी कभी कहता है कि वाई मिथाइल एमीन हैज लोअर pKb देन एनिलीन, तो लोअर pKb मिथाइल एमीन का है और एनिलीन का ज़्यादा है, तो जिसका कम है उसका बेसिसिटी ज़्यादा है, नहीं, और जिसका ज़्यादा है उसका बेसिसिटी कम है। तो इस टर्म को समझे रहिएगा तब एनसीईआरटी का सवाल आपसे बने। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। अब देखिए विद्यार्थी, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नॉर्मली आप हमेशा लोगों को रोते हुए देखते हैं कि केमिस्ट्री ऑर्गेनिक नहीं आ रहा, ऑर्गेनिक सवाल समझ में नहीं आ रहा। तो भैया आपको अगर टेबल नहीं आता है तो मैथ नहीं बनेगा, आपका एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं आ रहा है तो मैथ कहाँ से बनेगा। तो उसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए, इसके रिएक्शन को समझने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है उसको पढ़ना पड़ता है, और ध्यानपूर्वक देखकर उसको समझिएगा तब एक एक क्वेश्चन को समझ पाइएगा या जवाब लिख पाइएगा। नॉर्मली आप हमेशा देखते हैं कि बोर्ड में केमिस्ट्री में मार्क्स बड़ा कम आता है,
बस थोड़ा दिन बच्चा रोता गाता है, उसके बाद फिर उसका हाल वहीं हो जाता है। तो यहाँ हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़े थे, तो उसमें पहला हमको पढ़ना है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या पढ़ना है? इंडक्टिव इफेक्ट। इसको कहते हैं आई इफेक्ट। मतलब 5-6 इफेक्ट जो हम कल बताए थे, उसी इफेक्ट को अगर हम पढ़ेंगे तभी जाकर हम कोई जवाब लिख पाएंगे। तो आप लिखिएगा इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, देखो इसमें क्या है, पहला पॉइंट जो आई इफेक्ट है, ये केवल सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट होता है, केवल सिग्मा में। जैसे आप जानते हैं कि अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये सब सिग्मा है। ये भी सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो एक सिग्मा और एक पाई, फिर ये सिग्मा सिग्मा। और ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें एक सिग्मा है और 2 पाई। और नॉर्मली जैसे कहीं भी सिंगल बॉन्ड हो, कहीं भी किसी के बीच, तो सिग्मा होता है। और डबल बॉन्ड कहीं किसी के बीच में है, वो कार्बन ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन हो सकता है। तो जहाँ भी डबल बॉन्ड होगा उसमें एक सिग्मा और एक पाई। और ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी हो तो उसमें एक सिग्मा और 2 पाई। क्योंकि हम जानते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से होता है। अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है आमने सामने, तो उससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। और साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होता है तो उसे क्या बनता है? पाई बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ जो आई इफेक्ट है वह केवल ऑपरेट होता है सिग्मा बॉन्ड में। पाई बॉन्ड है लेकिन वह केवल ऑपरेट होगा किस में? सिग्मा बॉन्ड में। तो पहला पॉइंट लिखना है आपको, आई इफेक्ट। आई इफेक्ट ऑपरेट इन सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखोगे, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो जो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, जो भी इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बनाता है उसको सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन along carbon chain towards more electronegative atom or group of atoms is called inductive effect. It's called inductive effect. ठीक है, मान लो विद्यार्थी एक कार्बन का चेन है और यहाँ एक X ग्रुप है। यहाँ जो हमने लिखा है X कोई ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। जो X है वह आइदर एटम है और ग्रुप ऑफ एटम्स है, which attract सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ये किसको अट्रैक्ट करता है?
तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्ट करेगा तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा, एक्स की ओर। लेकर भागेगा नहीं, खींचेगा, ये अपने तरफ खींचेगा। तो देखो ये कार्बन 1 है, एक कार्बन 2 है, एक कार्बन 3 है और एक कार्बन 4 है। तो जब यहाँ x सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो फर्स्ट कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी कि नहीं कमी होगी, फर्स्ट कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो जब इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा तो ये भी अपना कमी पूरा करना चाहेगा, तो ये भी C1 और C2 के बीच के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। तो सेकंड कार्बन पर भी थोड़ी कमी होगी। हाँ ठीक है, जितना कमी C1 फेस कर रहा है उतना कमी डिफिशियंसी C2 फिक्स, लेकिन इसको भी कमी होगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। थोड़ा C3 के पास और कम होगा, तो जितना फोर्स से C2 खींच रहा है उससे थोड़ा कम फोर्स से C3 जरूर खींचेगा। यानी जितना यहाँ फोर्स लग रहा है उससे ज़्यादा यहाँ लग रहा है, उससे ज़्यादा यहाँ लग रहा है और सबसे ज़्यादा यहाँ लग रहा है। यानी जो खींच रहा है वो थोड़ा ज़्यादा खींच रहा है। तो इस कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको पूरा करने के लिए कोई भी आदमी अपने से मजबूत का थोड़ा खींचता है, कमजोर का खींचता है। ये तो भैया खींचने वाला लुटेरा पार्टी है, तो जब ये खींचिए लिया तो इनकी इतना औकात नहीं है कि इसका खींच सके, क्योंकि खुद डाकू है। ये खींचिए रहा है, तो जब ये इसका खींचा तो C2 का, अरे भाई ये क्या कर रहा है, तो कहता चिंता मत कर, तो ये पीछे वाला का देख ले, तो ये पीछे वाला खींचा थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि लास्ट तक नहीं जाएगा। अगर मान लो लाइन में लोग खड़े हैं, एक पहलवान आदमी, ओलंपिक के विजेता, अगर एक आदमी का हाथ पकड़ खींच ले तो उसके साथ मैक्सिमम 4-5 लोग ही खींच के आएंगे, पूरा का पूरा रो तो नहीं खींचा जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर खींच रहे हैं। तो यहाँ देखो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं, अलोंग कार्बन चेन हो रहा है, और उधर हो रहा है जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। तो जब यह खींचेगा तो इस पर जो x है इस पर होगा स्लाइटली नेगेटिव, और इस पर होगा, अच्छा इससे कम पॉजिटिव इस पर होगा, क्योंकि थोड़ा कम खींच रहा है तो इस पर हम ऐसे डेल्टा 2 को बना दें। अच्छा इससे थोड़ा कम इस पर होगा तो इसको हम डेल्टा 3 को बना दें। थोड़ा इससे और पॉजिटिव कम होगा तो इस पर डेल्टा हम 4 को बना दें। ठीक है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन का, तो जो x है, x इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्या कहते हैं, क्योंकि जो अट्रैक्ट कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप। अच्छा कुछ ऐसे भी लोग होंगे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे वाई, जिनके पास या तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो, तो वह क्या करेंगे, जब उनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो वह इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेंगे। या ऐसा हम सोच लें कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाई से ज़्यादा है तो कार्बन खींचेगा नहीं, हर किसी का दिन लौटता है, तो यहाँ इसका दिन खराब था तो यहाँ दिन इसका अच्छा हो। या यह कह सकते हैं कि वाई एक ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर जब वाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कम ज़्यादा हो जाएगा। और हम कोई जानते हैं कि कोई भी एटम अपना जितना है 8 उससे ज़्यादा रखना, ना 8 से ज़्यादा ना 8 से कम। तो जब यह इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो कहेगा भाई हमारे पास क्या है, अब इसके पास बढ़ेगा तो ये भी डोनेट, इसके पास बढ़ेगा तो ये भी डोनेट। ठीक है, यहाँ थोड़ा डोनेशन ज़्यादा होगा, उससे कम होगा यहाँ, उससे कम होगा यहाँ, सबसे कम होगा यहाँ। तो यहाँ हम लिखेंगे स्लाइटली पॉजिटिव, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर और स्लाइटली नेगेटिव, यहाँ और स्लाइटली नेगेटिव, यहाँ और स्लाइटली नेगेटिव।
अब जो यहाँ Y है, Y इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। या इसको X को कहते हैं, X का एक और नाम देते हैं -I ग्रुप, या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहें, या X को हम लोग कहते हैं -I ग्रुप, और Y को कहते हैं +I ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको +I ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है उसको क्या कहते हैं? तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं कहते तो वहाँ पर -I ग्रुप और +I ग्रुप कहते हैं। अब यहाँ पर हमको यही चेक करना है कि कितने एटम और कौन एटम और क्यों वे -I का काम कर रहे हैं और क्यों दूसरा +I का काम कर रहा है। कौन ज़्यादा -I, कौन बड़का लुटेरा है, कौन छोटका लुटेरा है, कौन बड़का दानी है, कौन छोटका दानी है, ये हमको अपने नॉलेज से जब कंसंट्रेट होकर देखेंगे तो सीख जाएंगे। और जब तुम ये सीख लोगे, एक ही इफेक्ट अभी तो तुम देखा है, एक इफेक्ट देखने से कम हजारों सवाल का जवाब देने के लायक और काबिल हो जाओगे। तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी कोई कहानी है जो तुम लोग अपना कहानी बनाते हो लोकल स्तर पे, उससे छोटा ही कहानी है। बस यह है कि तुम अपने कहानी में पूरा एकदम मसाला लगाते हो, उससे थोड़ा कम मसाला लगाओगे तो लाइफ बदल जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।